Assalamu alaikum, dear students. Welcome to this class of ecology. Dear students, in the last class we studied about some of the concepts of climatology, and we also understood the different climatic regions of the world and the different biomes that are associated with them. So we have already a broad picture of different biomes in our mind. Now, continuing with this, let us move to our first figure. This is very much important. I need your attention to this figure because this figure depicts a lot. यहाँ पे ये जो फिगर है, इस फिगर में आप डिफरेंट बायोम्स का टेम्परेचर और उनकी प्रेसिपिटेशन देख के कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सिस दिए गए हैं। वन इज दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज अनदर एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे एवरेज एनुअल टेम्परेचर दिया गया है एंड वाई एक्सिस पे एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन दी गई है। ठीक है, मतलब जितना आप राइट साइड में जाते हो इस एक्स एक्सिस में, उतना टेम्परेचर उस बायोम का ज़्यादा होगा, और जितना आप वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाते हो उतना ही उस बायोम की प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी। दिस ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग, मे बी अगर किसी को नहीं पता है तो लेट हिम कीप इट इन हिज माइंड। अब देखिए, यहाँ पे दूर से आप बता सकते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन किस बायोम की होगी। दैट विल बी दिस, ये जो यहाँ पे बायोम है जिससे हम कहते हैं टंड्रा। टंड्रा बायोम में ऐसा क्यों है? एज ऑल ऑफ यू नो, टंड्रा इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पोल्स, और पोल्स की तरफ आपको पता है कि टेम्परेचर भी कम है और प्रेसिपिटेशन भी कम है, एंड यू मे नॉट हैव कंफ्यूजन इन दिस। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये जो बायोम दिया गया है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या जिसे हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोम, इसमें एक पॉइंट तो आप पहले ये रखेंगे कि यहाँ पे दूर से ही समझ आता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और कोल्ड डेजर्ट्स का क्लाइमेटिक कंडीशंस मोर और लेस सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान में आ रहा है। और यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स क्या होते हैं? देखिए, हम जब डेजर्ट्स पढ़ेंगे आगे, उसमें दो किस्म के डेजर्ट्स आएंगे। एक होते हैं हॉट डेजर्ट्स, कुछ होते हैं टेम्परेचर जहाँ पे कम होता है, दूसरा कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स आते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स आते हैं। इसी एक्स एक्सिस पे अगर हम आगे चलें, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, जो बेसिकली यहाँ पे मैं हॉट डेजर्ट्स कहूँगा। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स, तो ये जो डेजर्ट्स हैं इनमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। नाउ, टंड्रा के बाद अगर हम सेकंड लाइन पे आते हैं, ये बोरियल फॉरेस्ट लेते हैं, अपना टैगा इकोसिस्टम लेते हैं। तो टैगा जो है, यू नो, दिस इज लोकेटेड फॉर बिलो द टंड्रा। टंड्रा से नीचे आता है, टुवर्ड्स द इक्वेटर अगर हम चलेंगे पोल से, तो इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा एज वेल एज प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज लोकेटेड समवेयर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ तक जाता है, 200 तक यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, है नहीं इतना। ठीक है, ये थोड़ी सी फिगर करेक्ट नहीं है 100%, लेकिन आप एक कंपेरिजन के हिसाब से ये ध्यान में रखेंगे। तो ये देखिए, इसमें टंड्रा से ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। ऑल्सो इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द फॉर राइट, इसका मतलब है टंड्रा से ज़्यादा इसमें टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे, यहां पे एक बायोम दिया गया है, दैट इज वुडलैंड और श्रबलैंड। वुडलैंड और श्रबलैंड, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बायोम है दिस इज द सेम बायोम दैट लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट इज अ मेडिटेरियन बायोम, जो कि मेडिटेरियन ओशन के आसपास मेनली प्रेजेंट है। और यहाँ पे वुडलैंड या स्क्रबलैंड की जब हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि वहाँ पे विंटर्स में प्रेसिपिटेशन होती है, बट होती है प्रेसिपिटेशन टंड्रा से भी ज़्यादा होती है कुछ हद तक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड कोल्ड डेजर्ट से भी ज्यादा होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड से ज्यादा क्यों होती है? इसमें आपको मैंने जब वहां पे दिखाया था फिगर में, तो आपने देखा था टेम्परेट ग्रासलैंड्स वर मोर हैविंग कंटिनेंटैलिटी इफेक्ट। वो कंटिनेंट के बीच में आते थे जहां पे प्रेसिपिटेशन भी कम होती थी और जहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो वहां से ज्यादा इसमें प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, तो इट हैज मोर प्रेसिपिटेशन दैन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये कुछ बायोम्स है। अब यहाँ पे जो मेन बायोम्स है फॉरेस्ट बायोम्स, जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम्स आते हैं, जिसमें एक है टेम्परेट रीजन का टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। सीजनल क्या है? सीजनल मीन्स दीज आर डेसिडुअस। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट को आप ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये है हमारे जो इंडिया में मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बेसिकली सीजनल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हो गए जो कि एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन में या पर्टिकुलर सीजन में हम कह सकते हैं कि वो टू प्रिजर्व द वाटर दे शेड ऑल देयर लीव्स, सारे लीव्स को शेड करते हैं। अब यहाँ पे ये शेड करने वाले प्लांट्स आपको, ये फॉरेस्ट आपको ट्रॉपिकल रीजन में भी मिलेंगे और टेम्परेट रीजन में भी मिलेंगे। और इनमें मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होगी। दो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी किसमें? ट्रॉपिकल में कुछ हद तक ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन इनमें टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा आएंगे। ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स होंगे, जो डेसिडुअस प्लांट्स होंगे, उनमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा दैन टेम्परेट रीजन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया डेसिडुअस के बारे में। इसी तरह से हमें टेम्परेट रीजन में भी कुछ एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में भी हमें कुछ एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं। ठीक है, एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट में फर्क ज्यादा नहीं है, बस इतनी फर्क है कि रेन फॉरेस्ट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स वेयर द प्रेसिपिटेशन इज मोर, वेयर द प्रेसिपिटेशन इज मच मोर देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। अब ये जहन में रखेंगे आप कि टेम्परेट रीजन में आपको पता है प्रेसिपिटेशन एज वेल एज टेम्परेचर इज लेसर दैन दैट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, तो इसीलिए यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि इसके राइट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और प्रेसिपिटेशन भी इससे ज्यादा है।
तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैव मोर टेम्परेचर एज वेल एज प्रेसिपिटेशन दैन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स लाइक दैट ऑफ सीजनल फॉरेस्ट्स, जैसा कि उनमें आता था। समझ आ रहा है? ये पिक्चर जहन में बिठा दीजिए और इसी को लेके आगे चलते हैं। लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज मैंने लिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, दैट इज दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट बायोम ही पढ़ रहे हैं। बायोम्स थोड़ा मतलब थोड़ा है इसमें ज़्यादा मटेरियल तो पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपको आपका ज्योग्राफी में भी ये आता है, ज्योग्राफी का भी आप यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज आई एम टीचिंग यू इन द वे कि आपका वहाँ से ये दो टॉपिक्स दो जगहों पे आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? आपको वहाँ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। So the tropical rainforests are also called tropical evergreen forests, and we sometimes also call them equatorial rainforests or equatorial evergreen forests, ठीक है? तो ये चीज़ें आप देखेंगे। अब देखिए इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। आपको पहले मैं बता दूं कि हम प्रोसीड क्या करते हैं, लाइक दैट वी विल प्रोसीड इन दिस आल्सो। हमारे लोकेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट के बाद हम सॉइल्स के बारे में बात करते हैं। सॉइल्स के बाद हम फ्लोरा एंड फाना के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एंड अल्टीमेटली वी स्टडी द ह्यूमन एस्पेक्ट्स कि ह्यूमन बींग्स का क्या, उनका क्या बेनिफिट मिला, कितना डैमेज किया इस इकोसिस्टम को, ठीक है? तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं, दिस ऑकर्स इन द इक्वेटोरियल रीजन। और इक्वेटोरियल रीजन आप सबको पता है दैट इज 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। समझ आ रहा है? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन। और ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं लोअर लैटिट्यूड्स भी, लोअर लैटिट्यूड्स, कीप इट इन योर माइंड। क्योंकि आगे मैं जब आपको मानसून फॉरेस्ट्स पढ़ाऊंगा या बाकी मेडिटेरियन बाजू बाकी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा देयर विल बी मिडिल लैटिट्यूड्स एंड अल्टीमेटली देयर विल कम हायर लैटिट्यूड्स, तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? अब इसकी लोकेशन जो है किन कंटिनेंट्स में ये पाया जाता है और किन कंट्रीज़ के पास पास से पाया जाता है। यहाँ पे देखिए किस कंटिनेंट में पाया जाएगा। यहाँ पे आपका इक्वेटर है, दिस इज योर इक्वेटर, एंड इस इक्वेटर के आसपास आपको यहाँ साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक रिवर, यहाँ से अमेजॉन रिवर जो है, जो यहाँ पे उसका बेसिन है, उसके आसपास आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ से जो रिवर नेक्स्ट है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कॉन्गो रिवर, कॉन्गो बेसिन, रिवर बेसिन के आसपास जो आपके फॉरेस्ट्स मिलते हैं, दोस आर दिस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। और यहाँ पे कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जो कि यहाँ पे रेड से दिए गए हैं। यहाँ पे भी इन नेशंस के थ्रू भी ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा नेशन, यहाँ पे आपका इंडोनेशियन आइलैंड्स आते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपका बोर्नियो, ये आ गया आपका पापा न्यू गिनी कंट्री। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। ये जो ये बोर्नियो है, ये है सपोज आपका बोर्नियो आइलैंड, ठीक है? इस बोर्नियो आइलैंड पे एक्चुअली 3 कंट्रीज का हक है। एक है इसका, इस साइड में मलेशिया आता है, दिस इज मलेशिया। यहाँ पे आपका आती है, आपकी आती है छोटी सी कंट्री जिसे हम कहते हैं ब्रुनाई। और ये रीजन जो है ये है आपका इंडोनेशिया का, ठीक है? और यू कैन क्लियरली सी कि लगभग इंडोनेशिया का 70 से ज़्यादा 73% इस बोर्नियो आइलैंड का, दिस इज बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड एंड ब्रुनाई इज द कंट्री। ये बोर्नियो आइलैंड का 73% इंडोनेशिया का ही टेरिटरी है। एंड यहाँ पे आपका पापा न्यू गिनी ये वाला जो है, यहाँ से ये रीजन है मेनली जहाँ हमें ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं। दिस इज लोकेशन एंड यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये किस रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको। अगर ये आपका ट्रॉप कप कहते हैं, ये ट्रॉप कप कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है, और आपने पता है कि यहाँ पे आपके ट्रेड विंड्स होते हैं। यहाँ पे आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपका आता है डोल ड्रम्स। क्या आते हैं? डोल ड्रम्स, जिसे आप क्या कहते हो? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के आसपास कुछ 5 डिग्री और हम लेते हैं, तो उतना ये उस रीजन में आता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। एंड ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेटिक जब हम पढ़ें तो इसमें आपको समझ आएगा कि ये रीजन बहुत ही कूल रीजन है, ये रीजन बहुत ही काम रीजन है, कूल नहीं काम रीजन है विद रेस्पेक्ट टू द विंड्स। तो यहाँ पे क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे क्या है? दीज आर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिस इज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसमें क्या होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसमें प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है? अब देखिए टेम्परेचर की या प्रेसिपिटेशन की बात अगर हम करेंगे, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द सन्स रेज। और आपको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सन्स रेज कंटिन्यूसली फॉल करती हैं थ्रू आउट द ईयर, डायरेक्ट सन रेज, परपेंडिकुलर, मोर और लेस परपेंडिकुलर सन रेज। अगर ये सन जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बट मोर और लेस इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है? और इस लिहाज से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा।
और टेम्परेचर यहाँ पे जब ज़्यादा होगा, आसपास के जो ओशंस हैं, चाहे अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, ये जो रीजन्स हैं, ये जो ओशंस हैं, इससे टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होगी, और इवापोरेशन की वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, और इवापोरेशन होने की वजह से यहाँ पे एयर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड एयर होता है इसमें, दिस इज हॉट एंड वेट क्लाइमेट। एंड अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे, एवरेज टेम्परेचर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ये जो टेम्परेचर है ये मोर और लेस यूनिफॉर्म रहता है, ऊपर नीचे होता है, एवरेज इतना रहता है। ठीक है, और इस लिहाज से हम कहते हैं कि यहाँ पे सीजन्स होते नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन में सीजन्स होते नहीं है। एंड इवन वी कैन से बेटर, वी कैन से कि यहाँ पे समर्स नहीं होते हैं, क्योंकि सॉरी विंटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि दिस इज द टेम्परेचर, दिस हाई टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज ऑफ द समर, ये समर्स है यहाँ पे, तो समर्स होते हैं, विंटर नहीं होता है इसमें। ठीक है, ऑटम नहीं होता है, स्प्रिंग नहीं होता है, विंटर नहीं होता है, एक्सेप्ट ओनली वन सीजन इज देयर, वी कैन से ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज दैट इज समर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो समर्स होते हैं, ना विंटर होता है, ना बाकी चीज़ें होते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज जो होता है कि हाई टेम्परेचर कितना है, हाई और लो टेम्परेचर के दरमियान अगर इनमें रेंज देखेंगे, एनुअली देखेंगे रेंज, ये बहुत ही कम होता है, लेस और इक्वल टू 5% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर कितनी है इस रीजन में, समझ आ रहा है। एंड एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगरचे हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं ना, और आपको मैं बता दूं ये एवरेज टेम्परेचर अगर हम दूसरी जगह पे देखेंगे, सपोज हम देखेंगे डेजर्ट्स की बात करेंगे, डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, इक्वेटोरियल रीजन से दूर है ना, वो दूर है, इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं आते। वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर इवन 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो जहन में सवाल आना चाहिए कि क्या रीज़न है कि इस रीजन में, अगर ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर वहाँ से कम क्यों रहता है? Why not more than that? There are some of the reasons for this, and this is the type of questions that are favorite to the examiner. तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली चूंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स जो हैं आपको पता है कि ये इंसोलेशन को रोकते हैं, ये काफ़ी सारी सनलाइट को पेनिट्रेट करने से रोकते हैं, जिसकी वजह से नीचे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, तो मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर विद द क्लाउड्स। ऑल्सो यहाँ पे डेजर्ट्स की बात करेंगे, मुझे डेजर्ट्स में बताइए क्या डेजर्ट्स में वाटर अवेलेबल है? अगर टेम्परेचर बहुत है, वाटर अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी वहाँ पे, सो दिस कंडीशन इज नॉट देयर। सेकंड कंडीशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स थ्रू ट्रांसपायरेशन जो होता है यहाँ पे वो मॉडरेशन इफेक्ट करेंगे, कि टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल करेंगे। ठीक है तो वेजिटेशन एक और रीज़न यहाँ पे रहता है, जो कि डेजर्ट्स में ज़्यादा नहीं पाई जाती। आल्सो ये रीजन वो रीजन है जहाँ पे आपके ओशंस होते हैं, और ओशंस चूँकि जो डेजर्ट्स हैं वो मोस्टली कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि कॉन्टिनेंटल रीजन में आते हैं, बहुत ही अंदर आते हैं, तो वहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस उन पे कम रहता है, उनमें कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटली का इफेक्ट नहीं, यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट है, यहाँ पे मॉडरेशन इफेक्ट है, तो टेम्परेचर उससे भी थोड़ा सा कम रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेन रीजन्स जिसकी वजह से अगरचे इक्वेटोरियल रीजन के पास हमें रेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं या टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है दैन दैट ऑफ द डेजर्ट्स, मनी डेजर्ट्स, एंड दिस आर सम ऑफ द रीजंस। और एक चीज़ आप जहन में रखें कि यही वो रीज़न है कि हमें ऐसे लग रहा होगा कि अगर इंडिया में इतनी गर्मी हो, ओ माय गॉड इक्वेटर पे क्या गर्मी होगी, वहाँ कौन रहता होगा, ये मेरे जहन में आता था बचपन से जब मैं पढ़ता था सोशल स्टडीज़, बट इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे गर्मी होगी, कहीं पे टेम्परेट सब ट्रॉपिकल रीजन में उतना गर्मी कभी आपको वहाँ पे नहीं मिल सकती है। अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की, कई सारे डेजर्ट्स ऐसे इतने हॉट होते हैं कि इक्वेटर की उतनी बात ही नहीं होती है, एंड दिस इज़ वाई सम ऑफ द पीपल डू लिव देयर। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई नहीं रहता, द ट्राइब, काफ़ी सारे ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं, एंड द हैबिटेशन इज़ देयर। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन जो रहती है दैट इज़ मोर और इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेशन कहीं कहीं जगहों पे, किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, अप टू 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप जहन में रखेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेशन है ये किस फॉर्म में होती होगी। यहाँ पे क्या यहाँ पे स्नो होता होगा? क्या यहाँ पे इतना कोल्ड एरिया है कि स्नो होगा? नहीं, ये रेनफॉल की फॉर्म में होगी। तो ये प्रेसिपिटेशन जो है आपकी किस फॉर्म में होगी? रेनफॉल की फॉर्म में। और ये रेनफॉल मेनली किस तरीके से यहाँ पे होगा? आपने पढ़ा है, एक तो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जनरली क्या होता है कि ये जो पानी होता है, पानी गर्म हो जाता है, सीधे ऊपर आबी बुखारात बनते हैं और फिर कोल्ड होकर बरसा देते हैं बारिश। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं फ्रंटल, जिसमें फ्रंटोजेनेसिस होती है, फ्रंटल रेनफॉल। एंड इसी के साथ हम फ्रंटल के हिसाब से बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, एक और है साइक्लोनिक रेनफॉल, एंड अनदर इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में
माउंटेन के थ्रू चढ़ती है चढ़ता है, ये जो होता है आई थिंक दिस यू माइट हैव स्टडीड कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो है उसमें माउंटेन्स का रोल रहता है, उसमें एक विंडवार्ड साइड आता है, एक आता है लीवार्ड साइड आता है। आई हैव नॉट गिव यू द कंसेप्ट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज नॉट मच नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर बायोम्स, ओके, सो ये मैंने ओमिट किया था। लेकिन यहाँ पे ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, इवन दिस फ्रंटल भी यहाँ पे रोल नहीं होगा इसका। साइक्लोनिक रेनफॉल आपको वहां पे मिलेगा जहां पे आपके क्या होते हैं, आप थोड़ा सा दूर जाएंगे जहां पे आपके जो डिफरेंट डायरेक्शन में वो विंड्स आते हैं, वो आपस में वो ऐसे उनमें इंटरेक्शन होती है कि वो एक सर्कुलर फैशन में मूव हो जाते हैं। वो कंडीशन यहाँ इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होती है। इक्वेटोरियल रीजन में साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं होता है जनरली, ऑरोग्राफिक रेनफॉल का भी होता है। यहाँ पे मेनली जो रेनफॉल है दैट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स, यहाँ हम कह सकते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये जहन में रखेंगे ये पॉइंट मेहरबानी करके, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। और आपको यहाँ पे क्लाउड्स जो बनेंगे, क्लाउड्स जो यहाँ पे बनेंगे, दोज विल बी ऑफ दिस टाइप, दोज विल बी ऑफ क्यूमुलस टाइप, क्यूमुलस यहाँ जिन्हें हम कहते हैं, इसी का एक फॉर्म जिसे हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, ये मेनली ये वाले क्लाउड्स यहाँ पे होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ये बहुत ही खतरनाक क्लाउड्स होते हैं। कुछ क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर होते हैं, सिरस टाइप, कुछ क्लाउड्स थोड़ा नीचे होते हैं, कुछ क्लाउड्स से नीचे होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं, आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पॉइंट याद रखें, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर मोस्टली फाउंड हियर। ये वो क्लाउड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गरजती हैं, थंडर स्टार्म वगैरह, थंडर्स वगैरह, ये जो सारी जो लाइटिंग वगैरह वो जो हम देखते हैं दैट इज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो ये यहाँ पे इससे रेनफॉल होता है। और अगर आप जहन में रखना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर, कि यहाँ पे जो भी रेनफॉल होगा ये मोर और लेस हर किसी मंथ में होगा, हर किसी मंथ में होगा, ठीक है। इवन बेटर हम कह सकते हैं लगभग ये हर डे में होता है, इवनिंग में, ठीक है। दिन में धूप चढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, ऑपरेशन हो गई, फिर बादल शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आफ्टर शावर्स, जिसे हम कहते हैं आफ्टर शावर्स, ओके। लेकिन एक चीज़ आप समझेंगे कि अगर यूनिफॉर्मिटी इसकी है, लेकिन इसमें टू पीक्स देखे जाते हैं इसमें रेनफॉल में, टू मैक्सिमा एंड टू मिनिमा। मैक्सिमम रेनफॉल दो सीजन्स में, दो मंथ्स में पाया जाता है, एक है आपका अप्रैल एंड अक्टूबर, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम जो है, मिनिमम पाया जाता है आपका जून में एंड दिसंबर में। आपने पढ़ा होगा आई गेस इक्विनॉक्स वगैरह वगैरह, उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, तो ये आप उसी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैं छेड़ूंगा नहीं यहाँ पे, ये चीज़ें आप समझेंगे। अब ये यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, इट इज़ नॉट द रीजन ऑफ क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे जो विंड्स होती हैं, अक्सर विंड्स की वजह से क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस होती है, जो विंड्स होती हैं जनरली वो काम नेचर की होती हैं, ठीक है। जो भी विंड्स होती है यहाँ पे, ये काम रीजन है, इसमें ज़्यादा विंड्स तेज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ से आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ले लिया कि हम कह सकते हैं कि यहाँ के क्लाइमेट में देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, ओके, डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं है जो कि हम आगे वाले बायोम्स में देखेंगे। अच्छा, ऐसा अगर आपको क्लियर हो गया, नाउ लेट्स मूव टू द सॉइल्स। देखिए यहाँ की सॉइल्स कैसी होती हैं। आपको मैंने जब पढ़ाया, टैगा पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ पॉटजॉल्स, जो कि एसिडिक सॉइल्स होती हैं, पॉटजॉल्स, ठीक है। और उनमें मैंने आपको कहा था दे आर सिलिका रिच बट एल्युमिनियम एंड आयरन पुअर, उसमें कैटाइंस, ये जो है एल्युमिनियम आयरन की कैटाइंस ये ज़्यादा नहीं होती है, उसमें लीचिंग की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो ये सॉइल्स हैं, ये मैच्योर सॉइल्स तो होती हैं। मैच्योर सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं जिनमें आपका सॉइल के हॉरिजन्स पाए जाते हैं, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, आर हॉरिजन, ये पाए जाते हैं। लेकिन मैच्योर हैं, लेकिन इनमें उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, उतनी फर्टिलिटी नहीं है इन सॉइल्स में, इनमें इतना ऑर्गेनिक मैटर जमा नहीं होता। कि जो सॉइल्स होती हैं दे आर बेसिकली लेटराइट सॉइल्स। आपके सारे ट्रॉपिकल रीजन में लेटराइट सॉइल्स होते हैं। लेटराइट सॉइल्स होते हैं, ये कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं जो कि ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं, ये ब्रिक्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, ब्रिक्स विक्स जो बनते हैं। और ये लेटराइट सॉइल जो होते हैं, इसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन जो होता है ये कम होता है, बट इसमें आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये उतनी फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, ये एग्रीकल्चर के लिए उतना अच्छी सॉइल्स नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैच्योर हैं, मैच्योर लेटराइट सॉइल्स। देखिए अगर आप देखेंगे, सपोज ये अगर सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं। ये अगर सपोज एक प्लांट है, इसके लीव्स वगैरह हैं, लीव्स गिर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लीव्स जब गिर जाते हैं, ठीक है, इसके लीव्स जब गिर जाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रेशली फॉलन लीव्स एंड ट्विग्स एंड अदर्स, दे आर कॉल्ड लेटर, इसे हम कहते हैं लेटर,
जो कि डेड पार्ट्स होते हैं, लेकिन फ्रेशली डेड पार्ट्स होते हैं। अब ये जो लिटर है, लिटर थोड़ा सा डिकम्पोज होने लगता है, थोड़ा नीचे नीचे जो लिटर होता है वो थोड़ा सा डिकम्पोज होने लगता है, दैट इज कॉल्ड डफ। उसे क्या कहते हैं? डफ। ठीक है, फ्रेशली फॉल्न दैट्स कॉल्ड लिटर। थोड़ा सा डिकम्पोज होने वाला शुरू हो गया, डिकम्पोजिशन जिसमें शुरू होगी, दैट्स कॉल्ड डफ। और ये जो डफ है, डफ के नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे तो डफ के नीचे एक और लेयर होती है डिकम्पोजिशन, जिसमें एक्चुअली उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है काफ़ी सारी, उसे हम कहते हैं, उसमें वो फुली डिकम्पोज नहीं होता है, उसमें कुछ कम्प्लेक्स चेंजेस आती हैं, जिसमें कुछ और ही कम्प्लेक्स कंपाउंड्स उसमें बनते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं और कुछ और ही कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस। ठीक है, ये जो है दिस रीजन, ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जिसमें ह्यूमस है, डफ है, लिटर है, ये सबसे ऊपर इस किसी भी सॉइल में होता है, जहाँ पे भी हम सॉइल देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे अब शुरू हो जाते हैं हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल। ये पहला हॉरिजन जो है, दिस इज कॉल्ड द ए हॉरिजन। ओके, दिस इज द ए हॉरिजन। दिस सेकंड हॉरिजन, ये ए हॉरिजन थोड़ा पतला ही होता है, मैंने मोटा बनाया यहाँ पे, चलो ऐसे लिखते हैं। दिस इज द सेकंड हॉरिजन, दिस इज द बी हॉरिजन। ओके, दिस इज द सी हॉरिजन, एंड यहाँ पे आपके लास्ट में जो आते हैं दैट इज द और हॉरिजन। ये ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है, दिस इज द और हॉरिजन, ए बी सी एंड और हॉरिजन। ये है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो ए हॉरिजन है, इसमें आपका ह्यूमस होता है और आपके मिनरल्स होते हैं, और यहाँ से मेनली ये जो टॉप सॉइल हो यहाँ तक प्लांट के रूट्स आते हैं, इवन इस सब सॉइल में भी जाते हैं। ये जो सेकंड बी लेयर है, दिस इज कॉल्ड द सब सॉइल, इसमें भी जाते हैं, बट मोस्टली दे आर कंसंट्रेटेड इन दिस लेयर। ये जो ऊपर वाला ये रीजन सारा है ना, इसको हम सबको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, यही हम कहते हैं ये फर्टाइल होती है। ये टॉप सॉइल ऊपर है, इसके नीचे आपका ये बी लेयर है, बी लेयर है सब सॉइल, इसमें आपके सब सॉइल है। एंड इसके नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपके जो रॉक्स होते हैं, जो अनवेदर्ड रॉक्स होते हैं, जो कि अपनी ही फॉर्म है, जो कि जिनमें वेदरिंग नहीं हुई है, वेदरिंग आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वो रॉक्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, यहाँ पे वो ब्रोकन डाउन पीसेस होते हैं इसके, जिन्हें हम कहते हैं पार्टली वेदर्ड, पार्टली वेदर्ड, पार्टली वेदर्ड पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक, पैरेंट रॉक वो रॉक होती है जिससे ये सॉइल अल्टीमेटली बनी होती है। ठीक है, ये है नीचे है पैरेंट रॉक, जो कि अनवेदर्ड है। तो ये जिस इन्हें हम कहते हैं दिस इज द मैच्योर सॉइल, कि इसमें डिफरेंट हॉरिजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको समझना है कि ये पुअर है। पुअर ये क्यों है? अगर इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें चलो लिटर भी है, टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल में लिटर है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये है, लेकिन ये जो सॉइल है इक्वेटोरियल रीजन की, ये सॉइल जो है, इसकी जो टॉप लेयर होती है जिसमें ये ह्यूमस वगैरह सारा होता है, दिस इज वेरी थिन। रिमेंबर, दिस इज वाई दिस इज द पुअर सॉइल। ये थिक नहीं होती। अगर सारी सॉइल को हम लेंगे, सारी सॉइल में अगर थिकनेस देखेंगे बहुत ज्यादा थिक होती है, लेकिन द टॉप लेयर जो इसमें होती है, जो कि फर्टाइल लेयर है, वो थिन होती है, वो थिन होती है। समझ आ रहा है? एंड ये जो थिन लेयर है, इसमें क्या होता है, यहां पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, अगर हम कहेंगे थिन लेयर है, तो फिर कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि थिन लेयर है तो इतने सारे बड़े फॉरेस्ट वहां पे कैसे हैं, इतनी ज्यादा वेजिटेशन वहां पे कैसे है? द रीजन फॉर दैट इज कि इसमें रेगुलर बेस पे बहुत ज्यादा लीव्स शेड होती हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो ये बहुत ज्यादा लीव्स एक्यूमुलेट होते हैं। द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन इज वेरी फास्ट। रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड। जो रैपिडली लीव्स या बाकी ट्विग्स जो फॉल हो जाती हैं, वो फटाफट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ना, इसमें आपके डिकम्पोजर्स एक्टिव रहते हैं, आपके काफ़ी सारे जो फंजे होते हैं वो एक्टिव रहती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी बड़ा जल्दी होता है। ठीक है, यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर जो गिर रहा है, जो लीव्स वगैरह गिर रहे हैं, फटाफट उनको डिकम्पोज किया जाता है, और फटाफट ही वो जो डिकम्पोज मैटर है, फटाफट वो अवेलेबल हो जाता है। किन के लिए अवेलेबल हो जाता है? फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स उसको फटाफट यूज करते हैं। तो ये जो आप ऐसा समझे कि यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है, इसी में ये सारा खेल है। प्लांट्स यहीं से सारा कुछ अपना ऑब्टेन करते हैं। ऊपर मटेरियल बनता है, प्लांट्स अपना मटेरियल बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, ट्विग्स बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, सब वो गिर जाते हैं, तो ऊपर वाली जो थिन सॉइल रहती है, वहीं पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स फटाफट मोबिलाइज हो जाते हैं, वो अवेलेबल दोबारा हो जाते हैं बाय डिकम्पोजिशन, और प्लांट्स दोबारा यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब है ये वाली जो निचली वाली सॉइल है, इसका यूज नहीं हो रहा है इनको। ये जो नीचे वाली सॉइल है, प्लांट्स ये वाली सॉइल यूज नहीं कर रहे हैं, और चूंकि इसमें अगर वहां पे डिकम्पोजर ज्यादा नहीं होते, ठीक है, डिकम्पोजिशन ज्यादा नहीं होती वहां पे डिकम्पोजिशन, क्योंकि अगर वहां पे क्लाइमेट ऐसा होता है कि जिस तरह हमने टैगा में कहा था कि वहां पे कोल्ड क्लाइमेट था, तो वहां पे डिकम्पोजर्स उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजर्स एक्टिव है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विल नॉट बी देयर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर विल नॉट एक्यूमुलेट टू मच ओवर हियर। फटाफट ये डिकम्पोज होता जाएगा और यूटिलाइज करते जाएंगे, तो निचली वाली सॉइल को यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। और ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि
अगर हमने पॉडजोल्स की बात की थी, वहां पे आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड जो थे, ये जो कैटायंस थे आयरन एंड एल्युमिनियम के, वो कैटायंस नीचे परकुलेट हो जाते थे, वो जमा नहीं होते थे ऊपर। वो हमने कहा कि वो जो आयरन एंड एल्युमिनियम थे, वो जो कैटायंस थे उसके, वो वहां पे लीच हो जाते थे टुवर्ड्स द लोअर पोर्शन ऑफ द सॉइल। बट यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ये रिच होते हैं अपर सॉइल ही, इसमें एल्युमिनियम एंड आयरन जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये नीचे वाले स्ट्रेटास में लीच नहीं होते हैं एज अपोजिट टू पॉडजोल्स। उसका रीजन यही है, वहां मैंने कहा था कि वहां पे कैटायंस ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ मिलके ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। वहां पे ऑर्गेनिक मैटर के साथ हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, और वो ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस अल्टीमेटली लीच हो जाते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अवेलेबल ज्यादा नहीं रहता है, दैट इज वेरी फास्ट डिकम्पोज्ड, दैट इज नॉट कन्वर्टेड टू सच फॉर्म कि वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा ये ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जिन्हें हम चिलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है। तो वो चिलेट्स यहाँ पे नहीं बनते हैं, एंड दिस इज वाई द आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स डू नॉट परकुलेट टुवर्ड्स द डीपर स्ट्रेटा ओवर हियर एज अपोज टू दैट। वहाँ पे हमने कहा था सिलिका जो था, सिलिका कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप याद भी नहीं रखोगे कोई टेंशन नहीं है, बट किसी को अगर याद रखना ये पॉइंट, ये थोड़ा सा डिटेल में, तो मे बी सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा और जाने। जो सिलिका है, सिलिका ये जो है, ये सॉइल्स होती हैं, ये सिलिका पोर होती हैं, इसमें सिलिका जो होता है वो परकुलेट हो जाता है नीचे, लीच हो जाता है एज अपोज टू पॉडजोल्स। यहाँ पे मैं नर्सल में बता देता हूँ, ये अगर आपके पॉडजोल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, पॉडजोल्स में अपर लेयर में आपको सिलिका रिच होता है, ठीक है, बट जो वहाँ पे कैटायंस होते हैं एल्युमिनियम वगैरह के, वो क्या, वो लीच हो जाती हैं टुवर्ड्स द लोअर स्ट्रेटा, लीच। ठीक है, बट यहाँ पे बेसिकली ये जो सॉइल्स होती हैं, इन सॉइल्स में जो लेटरलाइट सॉइल होती है, इसमें आपके एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड रिच होता है, और सिलिका जो है सॉरी, पॉडजोल्स में आपका सिलिका जो था वो लीच नहीं होता था। ठीक है, सिलिका रहता था लेकिन कैटायंस लीच होती है, यहाँ पे सिलिका जो है ये लीच हो जाता है टुवर्ड्स द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सॉइल। एक्चुअली B2 लेयर में जाता है, वो आपको याद नहीं रखना है, इसमें A में लेयर्स होते हैं, B में लेयर्स होते हैं, और ऊपर आती है एक्चुअली O लेयर आती है, ऑर्गेनिक लेयर। थोड़ा सा मैंने बताया, इतना नहीं बताना था, ये आप सॉइल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, अगर आप याद रखना भी चाहें तो रख दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड, अगर वहाँ पे जैसे वहाँ पे पॉडजोलेशन होती थी, यहाँ पे पॉडजोलेशन उसके अपोजिट यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, बस नाम याद रखें, टेंशन और कुछ मत लीजिए, दैट इज कॉल्ड फेरेलेटाइजेशन, दैट इज कॉल्ड फेरेलेटाइजेशन। जैसे वहाँ पे पॉडजोलाइजेशन थी, यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है इसके अपोजिट में, दैट इज कॉल्ड फेरेलेटाइजेशन, जिसमें एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऊपर। अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो नाउ ये भी आपको समझ आ गया कि ये सॉइल जो है ये पुअर अप क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ही थिन लेयर रहती है ऑर्गेनिक मैटर जिसमें एक्यूमुलेट होता है। टॉप लेयर जो रहती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थिन लेयर रहती है, वो डीप लेयर नहीं बनती, वो एक्यूमुलेट ज़्यादा नहीं होता है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट भी हमने पढ़ा और सॉइल्स भी पढ़े। अब देखिए इसी के हिसाब से यहाँ का फ्लोरा होगा, यहाँ के प्लांट्स होंगे, और उसी के हिसाब से यहाँ का फाना होगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे आपको पता है क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल, टेम्परेचर, लाइट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, रेन्स हैं अवेलेबल है, और यहाँ पे रैपिडली दिस ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म्ड। अगर टॉप लेयर जो है वो ऑर्गेनिक लेयर जो है वो थिन है, लेकिन रैपिडली ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म्ड ओवर हियर। इस वजह से यहाँ पे फिजिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी होगी। तो द बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई ओवर हियर, इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। आप इतना समझिए कि अबाउट अगर हम देखेंगे 6% दुनिया का जो लैंड का जोग्राफिकल एरिया वो इसने ऑक्यूपाई किया है, और एरिया इसमें अगर इतना है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी इसकी है 50% ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे पाई जाते हैं दुनिया के। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा होगा, आप टीवी में देखते हैं वो अमेजॉन फॉरेस्ट जो वहाँ पे दिखा देते हैं, कितने घने जंगल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं बहुत ही घने जंगल में आपस में इतने जकड़े हुए हैं कि इनमें एक कंपटीशन रहता है लाइट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इनके लिए कि अपने जो पत्ते हैं, अपनी जो टहनियाँ वो फैलाएं, ज़्यादा है नहीं उतनी अवेलेबिलिटी, उतनी स्पेस नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे घने जंगल है। तो इसलिए ये एक खास काम करते हैं, ये ऊपर की तरफ देखते हैं कि ऊपर वाले हम आ रहे हैं लाइट लेने के लिए, ये देखते हैं लाइट की तरफ जहाँ से लाइट होती है। तो लाइट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और कंपटीशन लाइट के लिए होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन की, ऊपर से नीचे तक इस जंगल में लेयर्स बनते हैं, वेजिटेशन की, प्लांट्स के लेयर्स बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। इस फिगर की तरफ अगर आप आएंगे, देखिए बेसिकली यहाँ पे 5 लेयर बनते हैं, कहने को कोई 4 ही बोलता है, कोई 3 बोलता है, ठीक है, बोलते हैं 5। एक तो है यहाँ पे इमरजेंट लेयर, दूसरी है कैनोपी लेयर, थर्ड इज अंडरस्टोरी, एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट फ्लोर। और फॉरेस्ट फ्लोर में एक्चुअली क्या होता है, एक होते हैं आपके हर्ब्स या ग्रासेस जिन्हें हम कहते हैं, और उसके बाद होती है श्रब लेयर, ये 2 लेयर्स होती हैं। तीसरी लेयर होती है ये वाली, जिसमें आपके आते हैं स्मॉल ट्रीज, अंडर स्टोरी में आते हैं स्मॉल ट्रीज। ठीक है,
उसके बाद आते हैं टॉल ट्रीज या बिग ट्रीज, और ये होते हैं टॉलेस्ट ट्रीज। अब देखिए ये वाले जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं, आप इसको अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करते होंगे। जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ट्रीज हैं इन्हें हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट लेयर। यहाँ पे इनकी जो हाइट होती है अबाउट, आप याद रखेंगे 70 से लेके 80 मीटर तक टॉल ट्रीज होते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा हाइट होती है इनकी, ये कम हाइट नहीं है। और ये मैक्सिमम सनलाइट यही रिसीव करते हैं। अगर आप याद रखना चाहिए, एक दो एग्जांपल्स में यहाँ पे लिखूंगा। एक है दैट इज कॉल्ड डिप्टेरिक्स पैनामेंसिस, ठीक है, डिप्टेरिक्स, ये कुछ स्पीशीज हैं इस इमर्जेंट लेयर की। एक है डिप्टेरिक्स पैनामेंसिस, दूसरा प्लांट है, यू कैन राइट इट, हाइमेनोलोबियम अमेरिकानम। ओके, हाइमेनोलोबियम अमेरिकानम, बस इतना याद रखो, एक दो याद रखो। अगर एग्जाम में मेंस में लिखना पड़े कहीं पे तो एग्जाम्पल एक दो लिखो तो चलता है, ठीक है। अगर एक और याद रखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेलिया ओब्लॉन्गा। अच्छा, यही 3 एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है, OBLONG ओब्लॉन्गा। ये है आपकी इमर्जेंट लेयर, और ये जो इमर्जेंट लेयर है ये सबसे ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड कैनोपी लेयर। अब कैनोपी लेयर जो है ये भी कुछ हद तक ये जो सनलाइट है अच्छी रिसीव करते हैं, तो ये भी सन लाइट अच्छी तरीके से रिसीव करते हैं, क्योंकि ये इमर्जेंट प्लांट्स बहुत ही कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और ये कैनोपी लेयर के बारे में आप याद रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट लेयर होती है। आप जब सैटेलाइट से अमेजॉन फॉरेस्ट देखते हैं ऊपर से, तो नीचे क्या लगता है, पूरा घना ही घना है। वो जो ऊपर से वो कैनोपी होती है ना, उसमें कोई कोई प्लांट ऊपर होगा, लेकिन मैक्सिमम वो कैनोपी में होता है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होगी वो कैनोपी लेयर में होती है। चाहे आपके प्लांट्स हों, चाहे आपके एनिमल्स हों, जो डाइवर्सिटी या डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम आपकी कैनोपी लेयर में होती है। और कैनोपी लेयर की अगर आप बात करेंगे, इसकी हाइट इससे कम होती है, ये कोई 30 से लेके 45 मीटर तक होते हैं, ठीक है। और ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं ये बहुत ही टॉल ट्रीज ये भी होते हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे, जो कि छोटे छोटे ट्रीज होते हैं जो कि अंडरस्टोरी बनाते हैं, इसमें ये जो ट्रीज हैं ये अच्छी तरह से सनलाइट रिसीव नहीं करते, they receive only 5% of sunlight. So you can definitely say these trees are adapted to very little sunlight. इनमें adaptation है कम सनलाइट पे सर्वाइव करने के लिए। दे आर कॉल्ड, मैंने आपको कहा था, हीलियोफाइट्स एंड सियोफाइट्स, दीज आर सियोफाइट्स। और इसके नीचे जितने भी लेयर्स हैं, चाहे श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं, ये भी हैं क्या, सियोफाइट्स। ये भी क्या करते हैं, ये भी कम सनलाइट पे जिंदगी बसर करते हैं। तो उसके बाद आती है श्रब लेयर और आती है हर्ब या ग्रास लेयर, ये सारे होते हैं सियोफाइट्स। ये जो श्रब एंड ग्रास लेयर जो है, हर्ब लेयर, इसे हम करेक्टली कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। इसे हम कलेक्टिवली फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर पे अल्टीमेटली इतना ही, लगभग 2% सनलाइट पहुंचती है, ठीक है। मैक्सिमम सनलाइट तो इस पे यही जो इमर्जेंट और कैनोपी है यही रिसीव करते हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन एक चीज और आप समझेंगे मेहरबानी करके कि यहाँ पे इन ट्रीज के साथ एसोसिएटेड कुछ ऐसे भी बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन ट्रीज के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से अटैच होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हाई नंबर ऑफ एपिफाइट्स विल बी प्रेजेंट। एपिफाइट्स भी पूरा ऊपर तक जाते हैं सनलाइट को हासिल करने के लिए। एपिफाइट्स वो प्लांट्स हो गए जो मैंने शायद आपको बताया था, एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे सपोर्ट, एज अ सपोर्ट हासिल करते हैं, या उससे कुछ जो होता है उसमें जो प्लेस उसमें पाते हैं जहाँ पे वो ग्रो करते हैं। जैसे कहीं पे हमने देखा है कोई प्लांट होता है, उसमें कोई बड़ा पेड़ होता है, उसमें टहनी कटी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जो जमा होता है, वहाँ पे एक छोटा सा पौधा निकलता है। ऐसे ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कहते हैं एपिफाइट्स। तो एपिफाइट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ इसी तरह से क्रीप जो यहाँ पे वो होते हैं क्लाइंबर्स हम कह सकते हैं, क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे, एंड दिस इज अ हाईली डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट आते हैं। यहाँ पे हर किस्म के स्पीशीज आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये आप याद रखेंगे कि ये जो श्रब लेयर एंड ग्रास लेयर है, जो ये फॉरेस्ट फ्लोर है, ये मोर और लेस बहुत ही कम होता है। इसमें उस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि इसमें फॉरेस्ट फ्लोर, जिस तरह हम ग्रासलैंड्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा ग्रास नीचे से होते हैं आसपास, यहाँ पे देखेंगे कहीं पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे नीचे वाले फॉरेस्ट फ्लोर में डेंसिटी नहीं होती है। बहुत लीस्ट डेंस जो होता है दैट इज दिस फॉरेस्ट फ्लोर। लीस्ट डेंसिटी अगर आप देखेंगे वो किस में होगी, फॉरेस्ट फ्लोर में। कीप इट इन योर माइंड। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट्स होते हैं, क्या ये स्पाइन शेप्ड लीव्स होंगे इनके, कि इनमें ब्रॉड लीव्ड होंगे, और क्या ये एवरग्रीन होंगे कि डेसिडुअस होंगे, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और सनलाइट पे एंड प्रेसिपिटेशन पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि हमेशा प्रेसिपिटेशन होती है, कोई भी ड्राई स्पेल नहीं है, तो लीव्स को शेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जितने भी प्लांट्स को मिलेंगे दे विल बी एवरग्रीन, हमेशा के लिए, सदाबहार, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे शेड करने की जरूरत नहीं है, और वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अच्छी तरीके से वाटर अवेलेबल होता है मोर और लेस, तो इस लिहाज से यहाँ पे वाटर को कंजर्व करने के लिए इनको सुपाइन शेप्ड लीव्स नहीं बनाने। समझ आ रहा है, सुपाइन शेप्ड लीव्स नहीं बनाने, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है, तो
फायदा फायदा ही होगा अगर ये ब्रॉड लीव्स बनाएंगे, ताकि मोर एंड मोर सनलाइट को ये ट्रैप करेंगे, उससे एनर्जी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे सुपाइन शेप्ड लीव्स लाइक दैट ऑफ बोरियल फॉरेस्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे बेहतर रहता है इनको ब्रॉड लीव्ड होने की। तो यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रीज और हार्डवुड ट्रीज क्या होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, हार्डवुड ट्रीज होते हैं। ये आपके पेपर वेपर के लिए उतना काम नहीं आते हैं, ये किस काम के आते हैं, फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए होते हैं। तो ये देखिए, अब एग्जाम्पल्स एक दो तीन मैंने लिखे हैं, ये आप मेहरबानी करके आप नेट से देखेंगे, विजुअलाइज कीजिएगा, जहन में रहता है। महागोनी, एबोनी एंड डाइवुड्स, दीज आर सम ऑफ द common examples of this these hardwoods that are found here of the rainforest trees. एंड जहां जहां पे कोस्टल रीजन्स होंगे वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स मिलते हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स इंशाल्लाह हम जल्दी पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, चलो मैं फाना में वो बता दूंगा आपको, फाना में आपको बता दूंगा, आई माइट हैव रिटन दैट। अब देखिए रूट्स की जब हम बात करते हैं, अब खुद आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे सॉइल जो हमने देखी, क्या यहाँ पे प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ह्यूमस है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो डीप सॉइल में प्रेजेंट होता है कि टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है? नहीं भाई, वो तो टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है। सो द रूट्स नीड नॉट टू गो डीपर। डीप किसके लिए जाएंगे, ऊपर से ये सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, इनके रूट्स जो होते हैं, चूंकि ऑर्गेनिक मैटर ऊपर वाली लेयर में ही है, तो इनके रूट्स जो है ये इसी लेयर में कंसंट्रेटेड रहते हैं, ऊपर वाली लेयर में कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो डीप रूट्स यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है इनमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता है, इनमें शैलो रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? शैलो, डीप रूट्स नहीं होते। और अगर शैलो रूट्स हैं, आसपास जो एनवायरनमेंट है ये वेट एनवायरनमेंट है, वेट सॉइल्स होती हैं, तो एक तरफ से शैलो रूट्स, दूसरी तरफ से वेट सॉइल्स। तो आप बताइए कितना ऊपर से यहाँ पे फॉर जो यहाँ पे इरोजन है, यहाँ पे जो बारिश बरसती है, टॉरेंशियल रेन्स होते हैं, उससे इरोजन का भी खतरा हो सकता है। तो आप मुझे खुद बताइए कि इनके लिए सपोर्ट का इंतजाम करना जरूरी है, ठीक है। ये इन छोटे से रूट्स पे खड़े नहीं रह सकते उतने अच्छे से, इसलिए यहाँ पे इनके पास कुछ सपोर्टिंग रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। क्या आपने यहाँ पे वॉलनट ट्री देखा है? वॉलनट ट्री देखते हो, उसके जो यहाँ पे रूट्स होते हैं वो फैले होते हैं। यहाँ वॉलनट ट्री होगा, हमने यहाँ देखा, वहाँ से उसके रूट्स होते हैं। उसी हिसाब से कुछ हद तक यहाँ पे भी रूट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बटरसिंग रूट्स। क्या कहते हैं? बटरस रूट्स हैं, बटरसिंग रूट्स। दिस आर सपोर्टिंग रूट्स। ये हॉरिजॉन्टल निकलते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट से। आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे हम देखते हैं बनियान ट्री, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, बनियान ट्री, उसमें आपके ऐसे रूट्स आते हैं, ठीक है, ब्रांचेस से नीचे डायरेक्ट रूट्स आते हैं। ये रूट आ गया, ये रूट आ गया, मेन स्टेम की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज द बनियान ट्री। और ये जो, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, आप काफी सारे कहते होंगे, तो ये जो बनियान ट्री है, यहाँ पे ये जो रूट्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स ये टहनियों से निकलते हैं, लेकिन ये लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम से निकलता है। रूट्स नहीं होते हैं, ये लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेम से निकलते हैं और हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो तो वर्टिकल होते हैं। दीज आर प्रॉप रूट्स, दीज आर कॉल्ड बटरसिंग रूट्स। समझ आ रहा है? दीज आर हॉरिजॉन्टल। और ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स एक तो फैल जाते हैं, ताकि इनको पता है कि मटेरियल जो भी लेना है सॉइल से, वो तो आसपास दूर दूर से ऊपर वाली लेयर में लेना है। एक तो ये, दूसरा ये कुछ हद तक इसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, दिस सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। एंड यहां पे एक और चीज आपको मिलेगा कि इन रूट्स के साथ एसोसिएटेड कुछ फंजे भी होंगे, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज एन symbiotic association, and these fungi along with these roots, they are called, this symbiotic association is called mycorrhiza। तो यहाँ पे mycorrhiza आपको मिलेगा, जो कि absorption of the nutrients के लिए नहले पे दहला है, ठीक है। तो ये आप समझिए। यहाँ पे आप ख्याल होंगे कि कुछ प्लांट्स कहीं कहीं जगहों पे आपको ऐसे कुछ प्लांट्स मिलेंगे जो कि जीरोफाइटिक अडाप्टेशंस भी दिखा सकते हैं। अगर जी यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, फिर जीरोफाइटिक प्लांट्स कुछ क्यों है यहाँ पे? जैसे कि आपको ट्रॉपिकल रीजन में पाइनएप्पल्स मिलेंगे, पाइनएप्पल ट्रीज, वो किसी जीरोफाइटिक अडाप्टेशन वो भी दिखाते हैं। कुछ और भी है रिलेटेड प्लांट्स। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर यहाँ पे मैंने आपको कहा कि प्लांट जो है अवेलेबल है उसके लिए वाटर एंड अदर थिंग्स, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, ये प्लांट है, ये यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, ये कैनोपी बन रही है, इस लेयर में भी, इस लेयर में भी, इस लेयर में भी लेयरिंग हो रही है। तो आप मुझे खुद बताइए खुदारा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है ऊपर, ठीक है, क्या 200 का 200 यहाँ ग्राउंड पे पहुंचेगा, रूट्स के पास पहुंचेगा? नहीं भाई, अबाउट ओनली 50% यहाँ पहुंचता है ग्राउंड तक, बाकी प्लांट्स के सरफेस पे ऊपर रहता है, एंड दैट इज ट्रांसपैरेशन के जरिए वो बाउंस बैक हो जाता है। तो ओनली 100% ऑफ दिस 50% ऑफ दिस रेनफॉल, अबाउट 100 सेंटीमीटर ही आपके यहाँ पे अवेलेबल होता है। समझ आ रहा है? एक तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो अवेलेबल हो गया, अब ये प्लांट्स जो है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज्यादा करते हैं, तो इवापोरेशन बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पे इवापोरेशन बहुत ज्यादा होती है, ट्रांसपैरेशन भी बहुत, आई मीन ट्रांसपैरेशन क्या, इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इवापोरेशन भी सरफेस से होती है, और यहाँ पे ट्रांसपैरेशन भी होती है। अल्टीमेटली यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है, इवापोर ट्रांसपैरेशन हाई होने की वजह से, और ऊपर से अवेलेबिलिटी नीचे सरफेस पे आने कम होने की वजह से, यहाँ पे कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वाटर की स्ट्रेस भी हो जाती है। और कुछ प्लांट्स जो हैं, वो प्लांट्स एडाप्टेड हैं इस स्ट्रेस के लिए इन द फॉर्म ऑफ जीरोफाइटिक एडाप्टेशन। जैसे कि उनमें आपको मिलेंगे, सकुलेंस मिलेगी,
सक्युलेंस, SUCCULENC। सक्युलेंस क्या है? सक्युलेंस हो गया कि ये कुछ ऐसे टिश्यूज बनाते हैं जिसमें वाटर स्टोर होगा, ठीक है। या इसमें आपको मिलेंगे क्यूटिकल जो होगा वो थिक होगा, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल ऊपर वाली लेयर। या संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा थोड़ा सा लीव्स में होंगे लेकिन वो थोड़े डीप होंगे ताकि इवापोरेशन इजीली ना हो। तो ऐसी अडेप्टेशन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। दिस माइट बी लुकिंग वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ पे भी जीरोफाइटिक अडेप्टेशन हो सकती है, ठीक है। ये आपकी बुक्स में अक्सर नहीं होता है। अब एनिमल्स की जब हम जिक्र करेंगे, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ प्लांट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो एनिमल्स भी बहुत ज्यादा डाइवर्स होंगे। रिमेंबर, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हमें मिलते हैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एनिमल विल बी फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स, ठीक है। और आप वहां पे जब देखेंगे, क्योंकि हमने देखा डेंसिटी ऑफ द स्ट्रेटास वर्टिकली, अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं कैनोपी तक, उतना डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है फॉरेस्ट की, प्लांट्स की, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की जो ऊपर से कवरिंग होती है, उतना डेंस डेंस पोर्शन ऊपर रहता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो भी वर्टिकली क्या अपनी डेंसिटी में स्ट्रैटिफिकेशन दिखाते हैं कि नीचे कम डेंसिटी होगी, थोड़ा ऊपर जाएंगे उससे ज्यादा डेंसिटी होगी, और अल्टीमेटली जब वो उस रीजन में पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं कैनोपी रीजन प्लांट्स की, वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है एनिमल्स की। तो एनिमल्स शो डाइवर्सिटी एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर स्ट्रेटा अप टू कहां तक अप टू जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट नंबर एंड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स विल बी फाउंड इन द कैनोपी लेयर। इमर्जेंट नहीं, नॉट इमर्जेंट, बट इट इज द कैनोपी लेयर, उसमें सबसे ज्यादा अवेलेबल होंगे। समझ आ रहा है? और जो इमर्जेंट लेयर है सबसे ऊपर है, उसमें कुछ यूनिक एनिमल्स मिलेंगे आपको, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप मेहरबानी करके याद रखिए। एक है आपका जिसे हम कहते हैं क्राउन्ड ईगल, दूसरा है आपका लार्ज फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स का लार्ज वाला किस्म जो है ना, उसको कहते हैं लार्ज फ्लाइंग फॉक्स। आई डोंट दिस टाइम इसका नाम अगर आप रिमेंबर करना चाहें, दैट इज टिरोपस वेम्पायरस। ओके, लार्ज फ्लाइंग फॉक्स इज टिरोपस वेम्पायरस, ये लार्ज फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक एनिमल्स मिलते हैं इमर्जेंट एरिया पे, बहुत ही ऊपर, जो कि 70-80 मीटर हमने दिखाई थी। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हर किस्म का मैमल, हर किस्म का एनिमल आपको मिलेगा, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, इन्वर्टेब्रेट्स हो। और ये एनिमल्स जो है डिफरेंटली अडॉप्टेड होंगे। कुछ डी फॉर डायर्नल, डायर्नल मतलब वो एनिमल्स जो कि दिन में अपना काम करते हैं, लाइट में काम करते हैं, और रात को रेस्ट करते हैं, नाइट में रेस्ट करते हैं, वो डायर्नल्स। ऐसे याद रखेंगे, डी फॉर डे, डी फॉर डायर्नल, डी फॉर दिन, डी फॉर डे, डी फॉर डायर्नल, डे मीन्स दिन, ओके। एन फॉर नाइट एंड फॉर नॉकटर्नल, ये रात को अपना काम करते हैं, और मतलब लाइट जब कम होती है तब आप एक्टिव रहते हैं, चाहे खुराक लेना हो, चाहे चाहे किसी दूसरे एनिमल पे फीड करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये रात को करते हैं, जिसका नॉकटर्नल एनिमल्स। ये भी नॉकटर्नल भी काफी सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे जो दिन में रेस्ट करते होंगे। और कुछ क्रिपस्क्यूलर, क्रिपस्क्यूलर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सुबह और शाम को एक्टिव ज्यादा होते हैं। ये डायर्नल ही होते हैं, दिन में ही अपना काम करते हैं, दिन में ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये दोपहर में नहीं होते हैं ज्यादा एक्टिव, ये तो सुबह और शाम में एक्टिव होते हैं, जिसका क्रिपस्क्यूलर एनिमल्स, ठीक है। अब और भी यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन चलो वो भी अगर याद रखेंगे। अरोरल, अरोरल भी कुछ एनिमल्स होंगे, वेस्पर्टाइन भी कुछ एनिमल्स होंगे। अरोरल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सुबह एक्टिव होते हैं, वेस्पर्टाइन शाम को, और क्रिपस्कुलर सुबह और शाम। अरोरल सुबह, वेस्पर्टाइन शाम को ज्यादा एक्टिव, और क्रिपस्कुलर सुबह और शाम को। जो रात को वो है नॉकटर्नल, जो डे को वो है डायर्नल एनिमल्स, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वहाँ पे, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो छोटे छोटे वीक होंगे उनको बड़ी बड़ी झाड़ियों में गुजरना वो बड़ा मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली, और यहाँ पे जो लोअर स्ट्रेटा है वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर एनिमल्स मिलते हैं, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट होगा, बाइसन होंगे, गोरिल्ला होगा, चिंपैंजी होंगे, ये लोअर लेवल्स पे अक्सर मिलते हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे फाना के बारे में। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ह्यूमंस के बारे में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे भी कुछ ह्यूमंस रहते हैं, यहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, और वो क्या है, वो मॉडर्न टाइप नहीं है। आपने देखा होगा डिस्कवरी में, दोज आर बेसिकली हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, हंटिंग एंड गैदरिंग पीपल, जो शिकार करते हैं और जो वहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसको लेते हैं, ठीक है, राफार में उसको यूटिलाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग वाले। वो कल्टिवेशन नहीं करते हैं। जो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल देयर। मैं आपको आगे से बताऊंगा यहाँ पे गैदरिंग क्यों हो रही है। देखिए, यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके मीन्स के रिलेटेड आता है यहाँ से आपके मीन्स के रिलेटेड आता है, जो मैं यहाँ से आगे बताऊंगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन यहाँ पे करते हैं लोग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है आपने पढ़ा होगा, इसे हम एक और नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। ये क्या है? किसी जगह पे बड़ा फॉरेस्ट है, लोग आ गए, देखा हो बड़ा फॉरेस्ट है, जगह है, चलो इसको हटा देते हैं, फॉरेस्ट को बर्न करते हैं। पहले किया जाता है बर्न, बर्न करने के बाद यहाँ पे ऐश वैश इसका जमा हो जाता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फर्टाइल है, थोड़ा सा इसमें फर्टिलिटी ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बर्न करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कल्टिवेशन करेंगे कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप करेंगे, जो भी क्रॉप करना होगा। अक्सर यहाँ पे कल्टिवेशन होने के बाद यहाँ पे फर्दर क्या करते हैं, फिर इसको 1-2 सीजन के लिए कल्टिवेट किया, फिर देखते हैं कि नहीं अब इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, फिर इसको लीव करते हैं। कल्टिवेट करने के लिए बर्न, पहले कट किया, बर्न किया, कल्टिवेट किया, एंड देन फिर इसको ऐसे ही लीव करते हैं।
लेफ्ट एज सच, सो दैट कि इसमें फर्टिलिटी वापस रिगेन हो। अब ये जो ये काम करते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। अगर आप याद रखना चाहें, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो, आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे नेम्स बताऊंगा, इसमें क्या किया, कट किया, बर्न किया, कल्टीवेट किया एंड लेफ्ट किया। अब मैं कुछ नाम बताऊंगा डिफरेंट रीजन्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट से, वो आप याद रखेंगे, वो मीन्स में कभी, प्रीलिम्स में कभी उस क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक आता है जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइंगा, ओके, TAUNGYA, टाइंगा जो है ये आपके म्यांमार में इसको कहते हैं, म्यांमार में, ओके। इसी तरह से आता है लदांग, लदांग हो गया इंडोनेशिया में, किसमें, इंडोनेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लदांग कहते हैं। कुछ कुछ बुक्स आप ये भी लिखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए जो लैंड क्रिएट की जाती है फ्रेशली बर्न फॉरेस्ट से, उसे हम लदांग कहते हैं, कुछ ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, ओके, मिल्पा जो है सेंट्रल अमेरिका में एंड मैक्सिको, यहाँ पे मिल्पा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका फिलीपाइंस में इसको कहते हैं CAN, कैनगिन कहते हैं, एक मिनट CNGIN, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि यहाँ पे इसे क्या कहते हैं। आप ये देखिएगा फिलीपाइंस में इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, आप ये इसको देखेंगे, ये कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर फिलीपाइंस। नेक्स्ट चाइना में, सॉरी श्रीलंका में इसे कहते हैं चिना, श्रीलंका में इसे कहते हैं चिना, श्रीलंका में। रोको कहते हैं, रोका कहते हैं ब्राजील में। वेनेजुला में इसे कहते हैं कोनुको, वेनेजुला, ठीक है। अच्छा, और भी नाम है, बस इतने आप याद रखेंगे, मेन मैंने बताया। अच्छा नाउ ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है अपने इंडिया में भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये ज़्यादा होती है, और वहाँ पे इसे क्या कहते हैं, काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन जो मेन नेम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है, दैट इज़, इसे कहते हैं जूम कल्टीवेशन। जूम किसमें, इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे, दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ये या इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें फॉरेस्ट की कटिंग होती है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, आइदर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे करते हैं, या कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। वैसे उतना इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट से टिम्बर हासिल करना ये फिजिबल नहीं होता, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिर भी डिफरेंट रीजन्स की वजह से, जो भी रीज़न हो, इस फॉरेस्ट को जब भी यूटिलाइज किया जाता है, इसको जब इसमें डिग्रेडेशन होती है, इसमें ह्यूमन बींग्स अपना इफेक्ट डालते हैं, तो अल्टीमेटली इस फॉरेस्ट की रिजनरेटिव कैपेसिटी बहुत कम रहती है। इट हैज़ लीस्ट रिजनरेटिव कैपेसिटी। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और लिखे मैंने कि ये पहले बता देता हूँ। वाइल्ड, यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग जो होती है, ये यहाँ पे क्या क्या गैदर किया जाता है, गैदर करने के लिए यहाँ पे आपके वाइल्ड रबर को गैदर किया जाता है। ये बेसिकली जो इंडिया का ट्राइब है, इंडियन ट्राइब्स जो है ना, इंडियन ट्राइब इन अमेजॉन, ठीक है। इसी तरह से नट्स जो है, नट्स भी यहाँ पे कुछ ट्राइब्स जो है यहाँ पे, पिग्मी ट्राइब्स आएंगे, जैसा कि मुझे जहन में, दैट इज कॉल्ड पिग्मी ट्राइब्स। पिग्मी ट्राइब्स जो होते हैं वो कॉन्गो बेसिन में, ओके, कॉन्गो बेसिन में वो जो है ये गैदर करते हैं नट्स। इसी तरह से मलेशिया में है ये वाला जो केन प्रोडक्ट्स होते हैं। केन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ वो कांगरी जैसी बनती है, और उसी तरह से होते हैं ना वो हमारे यहाँ जो कशर प्रोसेस जन जो होते हैं, वो छोटी छोटी जो टहनियों से बना देते हैं हम, जो मैं क्या बताऊँ आपको, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू कि क्या होते हैं केन प्रोडक्ट्स। वो जो होते हैं, आप सर्च भी कीजिएगा गूगल में केन प्रोडक्ट्स, वो जो है वो जो छोटी छोटी टहनियों से छोटे छोटे जो ट्विक्स होते हैं उनसे वो बनाया जाता है। वो बेसिकली मलेशिया में एक ट्राइब है जिसे हम कहते हैं ओरोंग असली ट्राइब। ओरोंग असली ट्राइब जो है मलेशिया में, वो केन प्रोडक्ट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो गैदरिंग एंड हंटिंग होती है, इसके साथ साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से मैं कह रहा था कि इसकी वजह से और कई और भी रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। ये बहुत ही बड़ा डेंजरस है फॉर दिस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज दे डू नॉट हैव द हाई रिजनरेटिव कैपेसिटी। एक बार फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, बड़े बड़े ट्रीज को एक बार डिस्ट्रॉय किया गया, आपको फिर दोबारा ये बड़े ट्रीज वहाँ पे ईजिली नहीं ग्रो करेंगे। कीप इट इन योर माइंड कि क्यों नहीं ग्रो करेंगे, बिकॉज दे हैव लेस रिजनरेटिव कैपेसिटी इन द फॉरेस्ट। मैंने आपको कहा कि सॉइल जो इसमें है वो टॉप लेयर में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। कीप इट इन योर माइंड कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस है, बाकी चीज़ें, ये कहाँ पे है, ये ऊपर वाली लेयर में है, ये निचली वाली लेयर में नहीं है। और अगर यहाँ ऊपर वाली लेयर में ये हैं, तो जब हम
जब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, बर्न करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, और अल्टीमेटली जितने भी ये क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं एक सीजन के लिए, 2 सीजन के लिए, ये सारा जो उधर ऑर्गेनिक मैटर है वो यूटिलाइज हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज हो रहा है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जमा कैसे हो रहा था? ये हो रहा था जमा बाय द शेडिंग ऑफ दीज लीव्स, जो कि प्लांट्स पे लीव्स हैं वही शेड हो रहे थे, तभी ऑर्गेनिक मैटर जमा हो रहा था। अब यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज को इन्होंने फिनिश कर दिया है। अब क्या है यहाँ पे कुछ नहीं रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा? मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि सॉइल का अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जो लोअर सॉइल्स होते हैं, सब सॉइल, बाकी उसमें कोई भी मटेरियल नहीं है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो पैरेंट सॉइल में मटेरियल है ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो ये कहाँ से आता है? ये आता था थ्रू द प्लांट्स। बट यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, जो भी ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, वो तो कट किए गए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिजनरेटिव कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पे और ऑर्गेनिक मैटर इसमें जमा नहीं होगा। और ऊपर से एक तो ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, दूसरा इसमें रेन्स जो होते हैं, रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक जब इसमें बड़े बड़े फॉरेस्ट से रेन्स होते थे तो उनके जो रूट्स होते थे वो कुछ हद तक यहाँ पे क्या करते थे, इरोजन को रोकते थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा भी जो भी मटेरियल होगा इरोजन की वजह से वो भी निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस सॉइल विल नॉट रिजनरेट टू इट्स फुल कैपेसिटी एवर, एंड दिस इज व्हाई दिस इज अ सीरियस कंसर्न कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को, अगर अमेजॉन फॉरेस्ट लगभग बहुत मैक्सिमम काफ़ी सारा उसका फिनिश किया गया है थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ये बहुत बड़ा डेंजर रहता है कि फिर इनको दोबारा रिजनरेट नहीं किया जाएगा। यू नो दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको भूल ही गया बोलना कि दिस आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ, कि हमारे लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एंड इवन इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम बायोम। ऑप्टिमम बायोम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये प्रेजेंट करते हैं ऑल द बेटर कंडीशंस फॉर द बायोडाइवर्सिटी, फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए कभी इसको कहते हैं। तो इसमें ऑप्टिमल या बेस्ट कंडीशंस फॉर लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम अगर इस फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे ये रिजनरेट इजीली नहीं होगा। और फिर जब इसमें डैमेज किया गया, ट्रीज वगैरह काट किए गए, चाहे आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने हो या आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है बाय लडांग्स और बेलुकर्स। यहाँ पे फुल फॉरेस्ट रिजनरेट नहीं होंगे, यहाँ पे लडांग्स बन सकते हैं या बेलुकर्स बन सकते हैं। लडांग्स क्या होते हैं? ये टॉल ग्रासेस होते हैं, टॉल नॉन न्यूट्रिशियस ग्रासेस, रिमेंबर नॉन न्यूट्रिशियस ग्रासेस, इसमें खास न्यूट्रिशन नहीं होता, नॉन न्यूट्रिशियस ग्रासेस टॉल, ठीक है, ये बन सकती हैं। या बेलुकर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे श्रब्स वगैरह बन जाते हैं, श्रब्स होते हैं, बशेस होते हैं, ठीक है, ये बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फॉरेस्ट वापस रिजनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो बेलुकर्स बन सकते हैं जिसमें आपके शॉर्ट बशेस होते हैं एंड शॉर्ट ट्रीज कुछ होते हैं, शॉर्ट वाइडली स्पेस्ड ट्रीज होते हैं, लेकिन आपके रेन फॉरेस्ट वापस नहीं आ सकते, इसलिए इट इज़ अ वेरी ग्रेव कंसर्न। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे चाहे बेलुकर्स बने या लदांग्स बने, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो ये सबसे पहले उस जगह पे आया है, ये काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे आई हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे जो स्टेबल कम्युनिटी बनी है थ्रू आउट द हिस्ट्री, दैट इज दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, दिस इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दिस इज द स्टेबल कम्युनिटी ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। समझ आ रहा है? लेकिन एक बार हम वहां पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे आपके वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, आगे मैं बताऊंगा अभी क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें अगर हम करें, चाहे प्लांटेशन क्रॉप्स करें वहाँ पे, या चाहे भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, या मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, या वहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वहाँ पे, या टिम्बर एक्सट्रैक्शन हो, ये सारी चीज़ें जो है अगर उसकी वजह से हम फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं, तो फिर वहाँ पे जिस पोर्शन में वो डैमेज किया वहाँ पे लदांग्स बन सकते हैं या बेलुकर्स बन सकते हैं, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्शन, नॉट प्राइमरी सेक्शन, की वहाँ पे वो सेकेंडरी सेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट स्लाइड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रॉपिकल कंट्रीज और नेट इंपोर्टर्स ऑफ टिम्बर। अब देखिए, ये डायरेक्टली आपके मेंस में पूछ सकते हैं, कभी ये आ सकता है इजीली, कि अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपके हार्डवुड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पे अक्सर ये देखा गया है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है ये बाहर से वुड इंपोर्ट करवा देते हैं, टिम्बर इंपोर्ट कराते हैं। ऐसा क्यों? व्हाई? एंड इन द लास्ट सेशन, लास्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग मोर। आप ये याद रखेंगे कि अगरचे ट्रॉपिकल सॉइल्स जो हैं ये मोस्ट ऑफ द रीजन्स में बहुत ही पुअर होती हैं, इनमें रिजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती है, बट कुछ जगहों पे, जैसे कि जावा, जो आइलैंड ऑफ जावा ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, जावा जो है, जावा आइलैंड पे क्या है कि यहाँ पे जो सॉइल है दैट इज वॉल्केनिक इन नेचर, और वॉल्केनिक नेचर होने की वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक एशेस में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट रिच, इसलिए वो सॉइल जो है वहाँ पे देखा गया है
वहाँ पे अगर फॉरेस्ट अगर कहीं पे डिजनरेशन हो रही है फॉरेस्ट की, तो वहाँ पे वापस वो सॉइल रिजनरेट कर सकती है उस फॉरेस्ट को। रिमेंबर, अब मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ट्रॉपिकल कंट्रीज आर द नेट इंपोर्टर्स ऑफ टिम्बर, अगर यहीं पे बहुत ज़्यादा टिम्बर लोकेटेड है। ऐसा क्यों है, वाई? देखिए, इसके काफ़ी सारे रीज़न है, डायरेक्टली आपको मीन्स में आ सकता है। पहला रीज़न है कि ये जो है, मेन रीज़न मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे जो ट्रीज है, मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रीज। क्या है? मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रीज, कि प्योर स्ट्रैंड्स या होमोजेनस अरेंजमेंट ट्रीज का नहीं होता है। यहाँ पे आपका एक ट्री है एक प्लांट का, यहाँ पे दूसरे प्लांट का, यहाँ पे तीसरे प्लांट का, यहाँ पे चौथे का, पांचवे का। आपको ये लकड़ी चाहिए 50 फीट चाहिए ये लकड़ी। अब ये 50 फीट लेने के लिए आपको यहां से एक लॉग लेना पड़ेगा, यहां से एक लॉग लेना पड़ेगा, यहां से एक लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कहां से कमर्शियली फीजिबल होगा? आपको एक किस्म की लकड़ी चाहिए, वो आपको 1 किलोमीटर के दायरे में आपको उधर से लेना पड़ता है, उधर से एक लॉग, उधर से एक लॉग, उधर से एक लॉग। दिस इज नॉट कमर्शियली फीजिबल। सो मिक्सड एंड नॉन होमोजीनियस अरेंजमेंट जो है ट्रीज का, ये एक रीजन है। दूसरा ये रीजन है कि आप अगर वहां पे जाते हो तो आपकी वो डेंसिटी जो है, वहां पे काम करने के लिए जगह होनी चाहिए, जगह भी नहीं है। डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट ये बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे बताएंगे कहां से काम किया जाएगा इंपोर्ट करने के लिए टिम्बर, आई मीन टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अलावा आपको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे? तो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बिकम्स ए प्रॉब्लम। ये चीज। थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए जब हम टैगा फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहां पे एक तो होमोजीनियस अरेंजमेंट होता है। आपको पाइन की लकड़ी चाहिए, पाइन यहां पे भी मिलेगा, यहां पे पाइन, यहां पे पाइन, यहां पे पाइन। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, बोरियल फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है और उसमें कमर्शियली फीजिबल है वो। ठीक है, तो उसमें हर जगह पे आपको होमोजीनियस अरेंजमेंट, और डेंसिटी भी थोड़ी सी कम रहती है, इतनी डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी कम है, इसके बनस्बत बहुत कम है, तो वर्किंग ग्राउंड वहां पे रहता है। तीसरा, वहां पे ये है कि वो जो लकड़ी है, वो जब आप पानी में डालोगे, अक्सर ऊपर वाले रीजन्स में जो होते हैं, जो भी ये जंगल वाले रीजन होते हैं, वहां पे पानी होता है, कोई रिवर बेसन होता है, रिवर होता है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये वाली लकड़ी जो यहाँ की है, ये पानी में दब जाती है। ये हार्डवुड जो यहाँ की है, ये पानी में दब जाती है, ये पानी के ऊपर से फ्लोट नहीं करती है। तो वहाँ की लकड़ी, जो टैगा की लकड़ी जो थी, वो फ्लोट करती है और वो कमर्शियली मोर फिजिबल बनती है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूजुअली जो होता है वाटर के लोअर रीजन में बस्ती होती है ना, बस्तियाँ होती है प्लेन्स में, तो वहाँ पे अक्सर ऊपर से आपको बस्ती में लेने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द वाटर हो सकती है। और यहाँ पे भी अगर वाटर कहीं पे अवेलेबल हो तो वाटर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। लेकिन ये लकड़ी जो है, ये दब जाती है। सो नॉट नॉट फीजिबल टू ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, ट्रांसपोर्ट वाया वाटर। ठीक है, ये लॉग्स इसमें नहीं। तो ये कुछ मेन रीजंस है। और वहाँ पे ये भी है कि वर्कर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस क्रिएचर्स हैं वहाँ पे, स्नेक्स हैं बड़े बड़े, वो तो आपको पता ही है, आप देखते हैं डिस्कवरी सारे, तो वो भी एक थ्रेट रहता है। अब यही रीज़न वो भी है, इसी में भी कुछ रीज़न ऐसे भी है कि हमें वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है, ये मैंने लिखा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड सस्टेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे वाइल्ड एंड पॉइजनस एनिमल्स हैं, या यही जो कुछ रीजन है, ये हिंडर करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स, टू कंस्ट्रक्ट द रेलवेज एंड अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन बी डन ओवर देयर। ठीक है, क्योंकि इसको मेंटेन करने को करेंगे रोड्स क्रिएट, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाएंगी और बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैन एंड कैपिटल विल बी मोर देन दैट विल बी बेनिफिशियल, दैट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो इसलिए ये नहीं किया जाता है। ऊपर से ये जो मैंने यहाँ पे कहा कि वो मैंने लास्ट उसमें कहा था कि लदांग्स, और ये देखिए अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है जो मैंने लदांग्स कहा, जो मैंने वहाँ पे ललांग्स कहा था। ठीक है, ललांग्स जो हम टॉल ग्रासेस की बात कर रहे थे, ग्रासेस थे, लेकिन वो ग्रासेस जो है वो नॉन न्यूट्रिशियस है। कोई भी एक कंसेप्ट आप जहन में रखें कि नॉन न्यूट्रिशियस ग्रासेस हैं, और इसलिए यहाँ पे हम कह सकते थे कि चलो कोई नहीं, हम कैटल को, डोमेस्टिक एनिमल्स को रखेंगे तो उनसे हम बेनिफिट लेंगे। लेकिन ललांग्स वो भी नॉन न्यूट्रिशियस है, उसमें फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो कैटल वगैरह की इंडस्ट्री है, वो भी ज़्यादा लाइव स्टॉक इंडस्ट्री जो यहाँ पे, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। तो लाइव स्टॉक जो है, इनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट, फेवरेबल वेजिटेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी नहीं किया जा सकता है। एंड यहाँ पे इवन छोड़िए आप जंगल में ये जो है वाइल्ड पॉइजनस एनिमल्स वगैरह, इवन यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो भी वर्कर्स के लिए डिफिकल्ट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कि यहाँ पे एक्सेस हीट होती है तो सनस्ट्रोक होने का खतरा है, या यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस होगी, फिजिकल स्ट्रेस होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीजेज फैल सकती हैं, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, क्योंकि हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, किनकी? इंसेक्ट्स की भी, जो कि वेक्टर्स एक्ट करते हैं काफ़ी सारी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं इसमें, इस हॉट एंड वेट क्लाइमेट में बहुत सारे पैथोजेंस थ्राइव कर सकते हैं, और उनको कैरी करने के लिए काफ़ी सारे
काफ़ी सारे वेक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। वेक्टर्स वो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, जो कि क्या करते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से पैथोजन उठाते हैं। पैथोजन हो गया वो एजेंट जो कि डिजीज़ करता है, उठाते हैं और हेल्दी में डाल देते हैं। तो ये चीज़ें ये करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के, इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांटेशन क्रॉप्स एंड मिनरल एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हैव डिग्रेडेड द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखिए, कहीं कभी ऐसे ही डायरेक्ट आपको मीन्स में एक स्टेटमेंट देंगे, आपको लिखेंगे कमेंट अपॉन दिस, क्रिटिकली एनालाइज, वो चीज़ें। तो यही जो यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हैव डिग्रेडेड द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आपको बताएंगे कमेंट अपॉन दिस। ये आप देखिए, ये प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं ये क्या होते हैं, देखिए जनरली कहीं पे फॉरेस्ट है, ये जनरली ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो उन्होंने डिफरेंट रीजन्स में करवाया था। प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया वही कैश क्रॉप्स जो ग्रो करा देते हैं, जिसमें हाई वैल्यू होता है, पैसे मिलते हैं, जिसमें जिसमें जैसे रबर का, बाकी जो कोको है, शुगर केन है, कॉफ़ी है, ये चीज़ें डिफरेंट रीजन्स में यहाँ पे ग्रो कराई जाती हैं। और प्लांटेशन क्रॉप्स कराने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट को कट किया जाएगा और उस रीजन में डिफरेंट वो प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो किए जाएंगे। और इस को अगर देखते हैं, लगभग हाफ ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर दिस प्लांटेशन क्रॉप्स। सो ये एक बड़ा कंसर्न है। अब यहाँ पे ये जो क्रॉप्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लांट किया जाता है जो कि जिसे हम कहते हैं नेचुरल रबर, जो कि मलेशिया एंड इंडोनेशिया में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक दो पॉइंट्स वो, इसमें नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर मलेशिया एंड इंडोनेशिया में इसकी प्लांटेशन हो रही है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप ये एज नेचुरल रबर यहाँ पे बनाया जाता है। एंड अनदर इज आपका आ गया जिसे हम कहते हैं कोकाओ। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी चॉकलेट इंडस्ट्री जो यूरोप में होती है और अमेरिका में होती है, वहाँ पे सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ कहाँ बनाया जाता है या कहाँ पर ग्रो किया जाता है, दैट इज गाना एंड नाइजीरिया। गाना एंड नाइजीरिया, ये अफ्रीका में। हाँ, गाना एंड नाइजीरिया में कोका, ये फिर इससे चॉकलेट बनाने के लिए लगता है, जो कि ये एक्सपोर्ट करते हैं फिर कहाँ पे, यूरोप एंड अमेरिका में। अब इसी तरह से है पाम जो है, पाम आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर पाम कहाँ से, पाम भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। टी है आपकी, आपका टोबैको है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे एज कैश क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। एंड इवन आपको यहाँ पे कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी एंड शुगर केन या यहाँ पे ब्राज़ील में इस ये एज कैश क्रॉप कल्टीवेट हो रहा है। एंड यहाँ पे मैंने कैश क्रॉप्स की जिक्र की, ये जो है ना, ये प्लांटेशन क्रॉप्स की जिक्र की, तो ये आप तो समझ गए कि इसमें ये चीज़ें आते हैं। ऑल्सो आई हैव सेड दैट कि प्लांटेशन क्रॉप्स एंड मिनरल एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अब मिनरल्स जो यहाँ पे होते हैं, आपका गोल्ड जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ पे, ब्राज़ील में। ये एक्सट्रैक्ट यहाँ से किया जाता है। एंड इवन इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीरू। पीरू पीरू में ही एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं ऑयल एंड गैस भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, अबाउट पीरू का जो है ये ज़्यादा इसको डैमेज किया गया है, ये ना साउथ अमेरिका में, ये अबाउट 70% जो इसमें अमेजॉन फॉरेस्ट था वो उसको डिग्रेड किया गया है, 70% ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट इन पीरू। ठीक है, तो इसी तरह से कॉपर जो है, कॉपर फ्रॉम इंडोनेशिया में, इसी तरह इंडोनेशिया के साथ जो वहाँ पे पापा न्यू जिनेवा जो है, यहाँ से भी कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अल्टीमेटली इस सब चीज़ों का ये नतीजा निकलता है कि फॉरेस्ट, अमेजॉन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ, ऑप्टिमम बायोम इसको डैमेज किया जा रहा है। एंड इट इज़ अ ह्यूज कंसर्न बिफोर द होल वर्ल्ड, सो इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ये जो हमने आज पढ़ा यही इसी के रिलेटेड है, मानसून बायोम। थोड़ी सी चेंजेस उसमें आएंगी, उसमें मानसून क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। मानसून क्लाइमेट थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं। और मानसून उसके साथ ही आपको समझना है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूस होगा, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो ज़्यादा नहीं है, बस कुछ उसमें पढ़ना है इसके साथ मानसून्स। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मानसून्स के साथ आपके मेडिटेरियन बायोम को पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू फिनिश द टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, फिर आएंगे आपके ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।